नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक ऐसे सत्र में जिस सत्र की आवश्यकता संभवतः हर उस विद्यार्थी को होती है जो किसी सब्जेक्ट में अपनी एंट्री कर रहा होता है। सब्जेक्ट में एंट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी नई किताब को पढ़ना हो, किसी नए दोस्त से मिलना हो, कहीं नई जगह पर घूमने जाना हो। तो उससे पहले जिस तरह की एंजाइटी हमारे दिमाग में रहती है, एक नए सब्जेक्ट की एंट्री भी कुछ वैसे ही मन में भाव उत्पन्न करती है। आज का सेशन इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करने के लिए है। जैसा कि आपको विदित हो कि ये हमारा सेशन एप्लीकेशन का सेशन है, जो हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर हिस्ट्री के कोर्स का लेक्चर 1 कहलाएगा। अतः YouTube पर उपस्थित समस्त साथियों को यह विदित रहे कि इसकी जो लेक्चर श्रृंखला है वो आपको ऐप पर कंटिन्यू मिलती रहेगी। मैं शुरू यहां पर इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आप इस सीक्वेंस में यहां से ऐड होकर वहां पहुंच जाएं। चूंकि ये क्लासेस सबके लिए जरूरी नहीं होती, इसीलिए केवल विद्यार्थी वर्ग इसमें उपस्थित होगा। ऐसे में भविष्य में वो लोग इससे कनेक्टेड रहें, इसलिए मैं उन्हें राह दिखा दूंगा कि अगर उन्हें आगे के लेक्चर ज्वाइन करने हैं तो वो ऐप पर किस तरह से मिलेंगे। क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है YouTube, इसीलिए इसे हम अपने ऐप तक ले जाने के लिए आपको बीच में डायरेक्शंस भी देते रहेंगे कि क्या आप कर सकते हैं। एनीवे, तो फिलहाल के लिए आप इसे यही समझें कि ये जीएस फाउंडेशन जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनका लेक्चर 1 है हिस्ट्री का। हमने ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए ओरिएंटेशन दिया हुआ है। ऐसी ही ओरिएंटेशन में आप फिलहाल हिस्ट्री में हैं। हर सब्जेक्ट को हमने वैसे ही पढ़ाया हुआ है जैसे आपको अब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आप मुझे उन क्लासेस में देखेंगे जैसे अभी आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं, अर्थात एप्लीकेशन पर भी आप मुझे इस बड़े बोर्ड के साथ ही पढ़ाते हुए देखते हैं। तो चर्चा है सबसे पहले बहुत ही बुनियादी सवाल की, और वो बुनियादी सवाल साइंस विद्यार्थियों के दिमाग में बेहतरीन तरीके से आता है। चूंकि जब हम ऐप पर होते हैं तो अपने विद्यार्थियों के साथ चैट के माध्यम से आ रही बातों पर संवाद स्थापित करते हैं। तो मैं भी इस समय पर लाइव चैट में जो विद्यार्थी बातें लिखेंगे उन पर राय मशविरा करूंगा, चर्चा का समय लूंगा। पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो यही है कि हिस्ट्री आफ्टर ऑल पढ़नी ही क्यों है। आप में से बहुत सारे साइंस के विद्यार्थी जिन्होंने 12th साइंस से किया है, ग्रेजुएशन साइंस से किया है, या फिर वो किसी और सब्जेक्ट से हैं, यानी ह्यूमैनिटीज से ना होकर संभवतः आर्ट्स से हैं, या ह्यूमैनिटीज में उन्होंने कुछ और, या फिर कॉमर्स से हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों। चलिए, एक आम आदमी की तरह केवल इस बात पर जवाब दे दीजिए कि हमें आफ्टर ऑल हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चल रहा हूं। मैं लेकिन इस जवाब की प्रतीक्षा में हूं, आपकी राय जानूंगा, और उस राय के बाद में जो बातें निकल कर आएंगी उससे हम अपना संवाद आगे स्थापित करेंगे। तो पहला बात तो यह हो गया कि हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों है। कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कि साहब ये पूरा कितना पुराना हिस्ट्री पढ़ना है। यह दूसरा सवाल है कि हम कहां तक का इतिहास पढ़कर लाएं ताकि हमें यह समझ में आए कि हां, अब यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्या वाकई में हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। यह दूसरा सवाल निकल कर आता है। तीसरा सवाल यह कि साहब आज जो हम हैं, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में विचार करना चाहिए, तो कितनी प्रासंगिक है। तो इंट्रोडक्शन में आज हम इस बात पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, हिस्ट्री के महत्व को स्थापित करने वाले हैं। विवेक लिख रहे हैं कि सर हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिवम लिख रहे हैं हिस्ट्री से सीखने को मिलता है कि क्या नहीं करना है। बहुत बढ़िया, मतलब ये लाइन वैसी ही आपने कही जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि इतिहास से सीखो कि क्या भूल हुई थी, वर्तमान में इस तरह से एग्जीक्यूट करो ताकि भविष्य अच्छा हो, है ना। तो शिवम और विवेक की बातें थोड़ी सी मुझे मिलती जुलती लगी। मैथमेटिक्स की क्लासेस नाम से चले ना, अपने अतीत को जानने के लिए हिस्ट्री तो मतलब ही अतीत होता है। मेरा तो सवाल ही यही है ना, अतीत जानना ही क्यों है। सतीश लिख रहे हैं इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें वर्तमान को समझने, भविष्य के लिए तैयार होने, समाज को इससे पता चलता है। बहुत बढ़िया, मतलब कि समझदारी की बातें आप सब में, अपने आप को जानने के बारे में। बिल्कुल सही।
कल्चर से क्या क्या हुआ था ये जानने के बारे में। तो अपने ये जो साथी जितने भी लोग लिख रहे हैं, ये जो ये लाइन बोल रहे हैं ना, अतीत को जानने के बारे में हम ये कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अतीत के बारे में जो भी आप बातें बोल रहे हैं, टेक्निकली फायदा क्या है? हमारे तो कहावत ही ये होती है, बीती ताही बिसार दे, जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, है ना? अपने अतीत को जानकर फ्यूचर को सुधारना। चलिए, एक बालक लिख रहे हैं, सर सिलेक्शन के लिए जान रहे हैं, बहुत बढ़िया, पीछे के टाइम से आगे के बारे में जानने की योजना बनाने के लिए। मतलब कुल मिलाकर एक बात तो तय हो गई, और वो तय बात ये हो गई आप सबके माध्यम से कि आपको वो जो कही सुनी बातें हैं वो अच्छे से पता हैं कि इतिहास को जानकर फ्यूचर को सुधारना है। बिल्कुल सही है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जब हमें यही नहीं पता होगा कि हम आ कहां से रहे हैं, तो हम जाएंगे कहां, इस बारे में भी हम क्या ही कह सकते हैं। आप में से जिन भी विद्यार्थियों ने जीवन में कभी भी कोई उपलब्धि हासिल की है, चाहे वो क्लास 1 में हो, चाहे 5th में हो, चाहे 10th में हो, 8th की बोर्ड में हो, 12th में हो, और तो और चलो उपलब्धियां ना भी रही हो, किसी खेल में उपलब्धि रही हो, दोस्तों के बीच में कभी मनोरंजन में उपलब्धि रही हो, या किसी अम्यूजमेंट पार्क में आपने कोई बहुत बड़ा फन कर लिया हो सकता है स्काई डाइव कर लिया हो सकता है डीप डाइव पानी के अंदर कर लिया हो। आपने जीवन में अगर कुछ भी उपलब्ध किया है, तो वो आज के आपके मोटिवेशन का बड़ा आधार बनता है। असल मायने में इतिहास हमें अपने आप पर विश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन बनता है। हम अपने आप पर विश्वास करें, हम अपने आप के अतीत से यह महसूस करें कि हां, हमने बहुत मचाया है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा उदाहरण देता हूं। मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से पिछले 6 महीने पहले त्यागपत्र दे दिया। बकायदा कंधे पर अशोक स्तंभ था। मैंने उस पद को छोड़ने में संभवतया 1 घंटे का समय लिया होगा या 2 घंटे का समय लिया होगा कि यार नहीं करनी, सरकारी नौकरी नहीं करनी, पसंद नहीं आ रही, वर्दी पसंद नहीं आ रही। उसके पीछे काफी सारे इंटरव्यूज हुए, काफी सारे मीडिया में न्यूज बनी, न्यूज, वो नौकरी छोड़ दी। अब जब नौकरी छोड़ी, उस समय पर एक सवाल बड़ा बना कि आप ये छोड़ रहे हो, आगे क्या करोगे? तो मैं आपको जीवंत उदाहरण से बता रहा हूं, सो दैट आपको यह समझ में आए कि व्यक्ति जितने भी भविष्य के फैसले वर्तमान में लेता है, उसमें इतिहास का क्या महत्व होता है। मैंने उसी समय पलटकर, जब मैं ये निर्णय ले रहा था, अपने इतिहास को पीछे मुड़कर देखा। मुझे मेरे पास एक बड़ा सारा बैगेज दिखाई दिया। बैगेज दिखाई दिया कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। जब मैंने पढ़ करके गोल्ड मेडल पाया था, तो मैं फिर से पढ़ने बैठूंगा तो कुछ तो कर ही जाऊंगा। मैंने नहीं करा। तो फिर सवाल यह बनकर आया कि जब मैं यहां से कुछ कर सकता हूं, तो फिर कहीं ना कहीं, जब मैं यहां से कुछ कर सकता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं इतिहास से अपने बारे में यह सीख चुका हूं कि आने वाले टाइम में भी कुछ ठीक ठाक कर ही ले जाऊंगा। मैंने देखा कि मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है, तो फिर दिमाग में एक थॉट आया कि यार वहां पर भी तो हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, उसी से निकलकर कुछ मैं नया कर ही ले जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जब आप पीछे की उपलब्धियां तलाशते हो, जब आप पहचानते हो कि मैंने यार इतना कुछ ऑलरेडी किया है, मैंने 6 महीने की तैयारी में स्टेट पीसीएस का एग्जाम तैयारी से क्वालिफाई कर लिया, जब आप उपलब्धियां तलाशते हो, उन उपलब्धियों को आप भविष्य की ताकत बनाकर यूज करते हो। मैंने जिस दिन जॉब छोड़ा, उस दिन मन में यह नहीं था कि फ्यूचर क्या होगा, मन में यह था कि जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं, यानी कि जो मेरा आज है, यह मुझे निश्चित ही बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। मैंने जॉब छोड़ दी है, कोई बात नहीं, इससे फ्यूचर मेरा और खूबसूरत होगा। यहीं से मैं आप लोगों को भारत के इतिहास पर लेकर चलता हूं। भारत का इतिहास, जब आप भारत के इतिहास पर चलते हैं, तो पहला सवाल निकल कर आता है, और वो ये है कि सर हमने भारत का इतिहास तो जानना है, लेकिन भारत फ्यूचर में क्या विश्व गुरु बन पाएगा? तो आपको याद होगा कि जब जब हम विश्व गुरु की कहानी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन पाएंगे, हम फिर से सोने की चिड़िया बन पाएंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद आता है? क्या हम पहले कभी सोने की चिड़िया थे? जब हम पहले सोने की चिड़िया थे, तो इसका मतलब हमने वो
कोड क्रैक कर लिया था, जिससे हमें यह पता चल गया था कि दुनिया पर राज कैसे किया जाता है, दुनिया की सर्वस्व सबसे बड़ी ताकत या अर्थव्यवस्था कैसे बना जाता है। आज भी जब जब आप किसी सोशल डिबेट को होते सुनते हैं, राजनीतिक डिबेट को होते सुनते हैं, आप क्रांतिकारियों के भाषण सुनते हैं, आप राजनेताओं के राजनीतिक बयान सुनते हैं, उसमें वो निश्चित ही इतिहास को रेफरेंस में लेकर आते हैं कि भारत फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। अर्थात हमारे भविष्य की जो मोटिवेशन है वो हिस्ट्री है। हमारा इतिहास अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। हमारे इतिहास में अगर कोई बुराई है, जैसे हम कई बार जब कोई हमें धोखा देता है तो उसे जयचंद की उपमा दे देते हैं, इसका मतलब हम इतिहास से यह भी सीख चुके हैं कि जयचंदों ने किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाया। हम अपने देश में घर का भेदी लंका ढाए जैसे शब्दों का जो उपयोग करते हैं कि देखिए घर में ही कोई व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक बन जाए। कुल मिलाकर इतिहास से जहां हम एक और प्रेरणा लेते हैं, वहीं दूसरी ओर वॉइस कम हो गया है, साउंड साउंड एक मिनट, आवाज कम हो गई है, मैं तेज कर देता हूं, रुकिए। हेलो हेलो हेलो, और मैं तेज कर देता हूं, रुकिए। वो क्या है, हमारी टीम आकर के कुछ बीच में करके चली गई क्योंकि उन्हें ऐप पर लाइव करना था और मैं जो है, हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। देख लीजिए भाई सभी लोग, भाई एक बार बता दीजिएगा अगर ठीक हो गई हो तो। ठीक है, चलिए। क्लियर है, चलिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कम से काम चला लो यार, थोड़ा कान पे और तेजी से इसको चिपका के लगा लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हाँ जी, ओके 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 ओके, ठीक है। तो फिर पॉइंट ये निकल कर आया कि इतिहास हमें जानना क्यों है, तो हमने आंसर कहीं ना कहीं जोड़ लिया। भविष्य के लिए मोटिवेशन और सबक दोनों हमें इतिहास देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अचानक हम कहीं आकर चौराहे पर खड़े कर दिए जाएं और हमसे पूछा जाए कि भैया कहां जा रहे हो, तो हम पीछे मुड़कर देखेंगे भी हम आ कहां से रहे हैं। हम आ कहां से रहे हैं वो जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोग देगा। आप में से जो भी साथी वर्तमान के अंदर जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज भी जब आप पलट कर पीछे देखते हैं कि मैंने 12th के अंदर ह्यूमैनिटीज क्यों ली थी या मैंने साइंस क्यों ली थी, कहते हैं ना कि आज जो आप कर रहे हो पलट कर जरूर पीछे मुड़कर देखना कि ये शुरू क्यों किया था, वो आपके मोटिवेशन का बड़ा कारण बनेगा। तो इतिहास में रुचि रखने के लिए आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। मैं खुद एक आईआईटी का स्टूडेंट होने के बावजूद जब इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाकई एक अलग दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूं, जिससे मुझे मेरे ही बारे में पता चल रहा है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग ज्योतिष में यकीन रखते हैं, कितने लोग कुंडली दिखाने में यकीन रखते हैं, लेकिन जिन्हें भी कुंडली दिखाने में यकीन होता है वो कुंडली में सबसे पहले पंडित जी से जाकर पूछते हैं, पंडित जी जरा बताओ मेरा इतिहास क्या था। पंडित जी बताते हैं, आप उनका असल मायने में टेस्ट ले रहे होते हो। सर जरा बताना मैंने बचपन में कुछ किया था क्या। पंडित जी कहते हैं तुम्हारा 5वीं क्लास में बहुत तेज पेट दुखा था। आप कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। 10th में तुम बढ़िया नंबर से पास हुए थे। हाँ, और ये 100 में से 90 बच्चों के साथ ये भी संभव है कि मैथ में सबके अच्छे नंबर आए हो। बेटे तुम्हारे मैथ में बहुत अच्छे नंबर आए थे, अरे वाह। जोक्स अपार्ट, लेकिन कुल मिलाकर इंसान की रुचि इतिहास को जानने में रही है, ताकि इतिहास को जब वो कंफर्म करते हुए पाले तो फिर वो ये मानता है कि इतिहास बता दिया ना आपने, तो अब मैं अपना फ्यूचर ढंग से जान ही लूंगा। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता तलाशते हैं। आज के भारत में जब जब इतिहास से संबंधित बातें होती हैं, हाल ही में आपने भारत के अंदर राणा सांगा के ऊपर दिया गया बयान जिसके चलते भारत में हुई राजनीति, उसे नोटिस किया होगा।
आज राणा सांगा क्या सही थे क्या गलत थे जैसी जो बातें हैं, इनके बारे में जब आप इतिहास झांकते हैं तो फिर से सवाल मिलता है कि इतिहास में उनके बारे में क्या लिखा है, ताकि आप देश के फ्यूचर में आज के लोगों को क्या प्रेरणा दे पाएंगे। ऐसे ही जब आपने छावा फिल्म देखी, औरंगजेब के प्रति आपके अंदर एक भावना आई कि यार ये कैसे लोग थे, कैसे ये लोगों पर इतनी यातनाएं दे सकते थे, इतिहास के झरोके से आपने इसे देखा। लेकिन फिर आपको बताया गया कि इतिहास आपका 400-500 साल पुराना नहीं है, या अंग्रेजों का 200-250 साल पुराना नहीं है, 1000-500 साल ये मध्यकालीन इतिहास नहीं है। इतिहास तो आपका बहुत पुराना है, और इस इतिहास में भारत ने अपने साथ दुनिया का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी होने का फीचर भी इतिहास में पाया है। अर्थात आज भारतीयों का जो खोया हुआ विश्वास है उसे जगाने में इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो संभवतः हमने पहला क्वेश्चन जवाब ले लिया है। यह सेशन ओरिएंटेशन सेशन है, इसका अर्थ ही ये होता है आपकी विषय के अंदर ये रुचि पैदा की जाए कि आपको ये विषय पढ़ना क्यों है, आपके अंदर ये भाव क्यों पैदा हो कि मुझे इतिहास पढ़ना चाहिए। चलिए तो अब दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, भारत में अक्सर ये कहा जाता है आर्यंस आए थे भारत में राज करने के लिए और यहां आकर के उन्होंने शासन किया था। आर्यंस कहां से आए, इसको लेकर इतिहासकारों का भी अपना एक रिसर्च है। वो कहते हैं कि कोई उत्तर से आया था, कोई कहता है कहीं से चल के आया था, फिर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अफ्रीकी तरफ से कुछ लोग चलकर आए थे, कुछ का कहना नहीं भारत से अफ्रीकी कॉन्टिनेंट्स की तरफ लोग गए थे। तमाम प्रकार के विचारों के मत हैं। लेकिन आज के रेफरेंस में अगर मैं आपसे बात करूं, जिस भारतीय सभ्यता को आप और हम जी रहे हैं, आज जब हम बात करते हैं और कहते हैं कि भाई आपको पता है देश में आज अगर सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड तरीके से, जिसको वेल प्लान्ड टाउन प्लानिंग की तरीके से बसा हुआ शहर कहते, तो उसका नाम चंडीगढ़ है। आप सुनेंगे और कहेंगे ऐसा क्या है चंडीगढ़ में। फिर आपको बताया जाता है कि वो प्रॉपर प्लानिंग से बना शहर है, जहां पर प्रॉपर सड़कें हैं, प्रॉपर पानी की निकास की व्यवस्था है, घरों की एक निश्चित ऊंचाई है, प्रॉपर प्लांट्स हैं, पार्क्स हैं, मार्केट अलग से बना है, बस स्टॉप अलग से बने हैं, प्रॉपर सिक्योर्ड सोसाइटीज बनाकर चंडीगढ़ को भारत की एक प्लान सिटी के रूप में बताया गया। ये आधुनिक इतिहास था। फिर थोड़ा मध्यकालीन इतिहास की तरफ पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि पता है आपको, जयपुर मिडाइवल टाइम में राजस्थान की राजधानी जयपुर वो प्लान्ड सिटी था, और यही कारण है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने जयपुर को एक हेरिटेज सिटी अनाउंस किया। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वैसे ही प्लानिंग थी, प्रॉपर सड़कें थी जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती थी, प्रॉपर सड़कों के ऊपर बने निवासों की व्यवस्था थी, इतनी जगह थी सड़कों के साथ में कि आज भी आप प्रॉपर तरीके से वहां ट्रैफिक निकाल सकते हैं। लोग प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित होकर रहते थे, चार दीवारी में बसा हुआ शहर होता था। इसका मतलब इतिहास आपको फिर से एक प्रेरणा देता चला गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ना चंडीगढ़ ना जयपुर, इससे भी पीछे जब हम निकलते हैं तो पता चलता है कि भारत में जो सबसे ज्यादा इस समय लिविंग एग्जाम्पल है हमारे सिविलाइज्ड होने का, सांस्कृतिक तरीके से रहने का, सभ्यतागत तरीके से रहने का, वो उदाहरण इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। अब आप कहेंगे ये क्या कहानी आ गई। मैं कहा भाई चंडीगढ़ से आए, जयपुर के साथ साथ अहमदाबाद बोल दिए, और पीछे निकलते हैं तो आप पहुंचते हैं मोहनजोदाड़ो। अब ये क्या कहानी है। अब इस कहानी में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। एक बालक लिख रहे हैं सर ये क्लास रेगुलर होगी क्या। बिल्कुल नीरज जी, ये क्लास रेगुलर होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी, दोपहर 12 बजे होगी। लेकिन यूट्यूब पर नहीं, ऐप पर होगी। और ऐप पर जाने के लिए आप अपने आप को अभी जाकर के, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर अपने आप को एनरोल कर लीजिए। एनरोल करके आप वहां पहुंचेंगे, ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस दिखती रहेंगी। ठीक है, आप अपने आप को जाकर के वहां पर लॉग इन कर लीजिए। अच्छा, अब अगला सवाल होना, अच्छा तो सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या। और सर एक बात बताओ, कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मैंने कहा सिविलाइजेशन का मतलब, मैं कहा आसान भाषा में कहा जाए तो कहते हैं ना ये लोग सिविलाइज्ड लोग हैं, सभ्य लोग हैं। सभ्य लोगों को आप सिविलाइज्ड पीपल कहते हैं कि यार ये सभ्य हैं। सभ्यता का मतलब क्या क्या होता है, यानी वो लोग जिन्हें ये पता हो जीने की शैली क्या है, जीने की व्यवस्था क्या है। बोले मतलब
अरे बोले मतलब ये कि आपको पता हो कि रहने के लिए घर कैसे बने होने चाहिए। जब मैं घर में रह रहा हूं तो मेरे साथ के लोगों के घर कैसे होने चाहिए, मैं जिस समाज में रह रहा हूं उसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, जब मैं घरों में निवास कर रहा हूं तो मेरे आजीविका का साधन क्या होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मैं एक आय श्रेणी के अंदर आता हूं, हो सकता है कि मैं जो आमदनी कमाता हूं उससे ज्यादा भी समाज में कमाने वाले लोग हों, या मैं जिस पावर वर्ग में आता हूं मुझसे ज्यादा पावर वर्ग के लोग भी समाज में रहते हों, तो उनका क्या कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सिविलाइज्ड होने का यही तो अर्थ है। आप इसको आसान करके समझिए। जब आप अपने रूम में रहते हैं, जब आप हॉस्टल के कमरे में रहते हैं या घर के कमरे में रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको डांट कब पड़ती है, जब आप व्यवस्थित होकर रहते हैं या इतर बितर तरीके से चित्र विचित्र प्रकार से ढले रहते हैं। जनरली बॉयज हॉस्टल्स के अंदर लड़कों के जो कमरे की व्यवस्था होती है वो बड़ी ही अतरंगी होती है। कुछ भी कहीं भी मिल सकता है। बिस्तर टेबल पर मिल सकते हैं, किताबें बिस्तरों पर मिल सकती हैं, लैपटॉप कुर्सी पर मिल सकता है, कुर्सी खुद बेड पर मिल सकती है, एसी हो सकता है खिड़की की जगह कुर्सी पर माउंट कर रखा हो, और हो सकता है कि लाइट के आ रही रोशनी को रोकने के लिए रजाई टांग रखी हो। इस तरह की जो व्यवस्थाएं आप अपने रूम में बनाकर चलते हैं, इन व्यवस्थाओं को देखते ही आपको देखने वाला कोई भी व्यक्ति एक ही लाइन बोलता है, अरे यार ढंग से रह लिया करो भाई। ये जो ढंग से रहने वाली बात है, ये आकर लैंड कहां हुई, आप सभ्य तरीके से क्यों नहीं रह लेते, यानी कि आपके रहने की क्या कोई व्यवस्था हो सकती है। यही कल्चरली आपका रहना आपके सिविलाइजेशन की पहचान बन जाता है। इसी को और आसान करते हैं। भारत के इतिहास में आज से लगभग 4500 साल पहले हमने सिविलाइज्ड तरीके से रहना सीख लिया था। आप कहेंगे कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी नहीं साथियों। आज मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जब हम समस्त भारतीय यूरोप की यात्रा पर जाते हैं, लंदन की तस्वीरें देखते हैं, यूरोप की यात्रा नहीं तो यात्रा वृतांत सुनते हैं, किसी व्लॉगर को सुन लेते हैं, वो ये दिखा रहा होता है, देखो ये लोग कितने व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, इनके घर कितने तरीके से व्यवस्थित हैं, सड़कें, सैनिटेशन, साफ सफाई, लोगों की पूरी एक व्यवस्था, कैसे एक ऑर्डर में ये लोग रहते हैं, हम उन्हें एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। यूरोप तो यूरोप है, कितना खूबसूरत तरीके से रहते हैं। तब अचानक हमारा यही इतिहास हमें फिर से एक बार गौरवान्वित होने का मौका दे देता है। हमें मौका दे देता है कि घबराइए नहीं, आपका इतिहास बहुत अच्छा था। कैसा अच्छा था? बोले आप भी इतिहास में इतने ही खूबसूरत थे, आप भी इतने ही सिविलाइज्ड तरीके से रहते थे। बोले कब? बोले 4500 साल पहले रहते थे। और जिन यूरोपियंस को आज देखकर आप कहते हैं कि ये सिविलाइज्ड रहते हैं, ये तो आपसे ही सीखकर अपने शहरों को खूबसूरत बना लिए हैं। इनको नहीं पता था कि लोगों को रहने की क्या व्यवस्थाएं फॉलो करनी होती। अब आप विचार कीजिए, जब आपको इस बात का गर्व करने का अवसर मिले कि मैं इतने साल पहले ऐसे रहता था, फिर अचानक बीच में क्या हुआ? अचानक आक्रांताओं ने आपके इसी इतिहास को मिटा दिया, आपकी मेमोरीज को मिटा दिया। आज इतिहास आपको बार बार इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अपने आत्मसम्मान को ना खो दें, आपको भारतीय होने का गर्व छिन ना जाए, आपकी भारतीयता जीवंत रहे, तो आप जब भी किसी विदेशी से मिलें तो उसे आप बता सकें कि हम कितने सिविलाइज्ड थे। हम आपकी सिविलाइजेशन को देखकर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। हां, हम बीच में भुला दिए गए थे। किसने भुलाया? जिन्होंने इतिहास लेखन किया, या फिर वो आक्रांता जिन्हें डर था कि यदि इन्हें अपना इतिहास याद रह गया तो ये हमें टिकने नहीं देंगे। तो बड़ा ही सुसंगठित प्रयास करके हमारे इतिहास को हमारी आंखों के सामने मिटाया गया। प्रयास किया गया कि भारतीयों को इनका इतिहास ना पढ़ाया जाए, तो फिर क्या पढ़ाया जाए? इन्हें बकायदा मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से वो एजुकेशन दी जाए जो कि आधुनिक एजुकेशन के नाम पर यूरोपियंस थोपना चाहते हैं। इन्हें वही याद दिलाया जाए कि देखो धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये अंग्रेजों ने ही बताया था। इन्हें ये सब याद दिलाया जाए कि देखो दुनिया कैसे चल रही है, किस तरह का सोलर सिस्टम है। ये सब कुछ इनके दिमाग में इस तरह का बर्डन पैदा कर दिया जाए कि ये इन्हें लगने लगे साइकोलॉजिकली कि अंग्रेज तो हमसे ग्रेट हैं। इस ग्रेटनेस के भाव को हम पर थोप दिया गया, हमें इस तरह से थोपा गया कि आप और हम आज जब किसी यूरोपियन को देखते हैं तो उनके द्वारा जो प्रयास किया गया था कि
कि गोरे आदमी का इनकी साइकोलॉजी पर बर्डन होना चाहिए, व्हाइट मैन बर्डन हमारे दिमाग पर डालने की जो उन्होंने कोशिशें की वो उसमें कामयाब हो गए। इसका मतलब समझिए, अंग्रेजों ने बड़े ही संस्थागत तरीके से हमारे इतिहास को हमसे छुड़ाकर हमें रोक कर रखा और अपनी शिक्षा पद्धति से हमें अपने आप को भुलाने में मजबूर कर दिया। लेकिन आप सच को कितने दिन छुपा लेंगे? अंग्रेजों के ही द्वारा, अंग्रेजों के ही कालखंड में सहानी साहब की खुदाई से ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन जैसी चीजें बाहर निकल कर आई। इतिहास आपको वापस से जानने का मौका मिला। हमें मौका मिला कि हमारा इतिहास तो और भी पुराना है, हम अंग्रेजों से कहीं पुराने जानकार हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम पर तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कितने सुदृढ़ तरीके से चलाया जाता था। लेकिन इस बीच में जो मिडाइवल एज में हमारे यहाँ आक्रांता आए, जो कि मध्य से निकलकर भारत की तरफ पहुंचे थे, जो पश्चिम की तरफ से निकलकर भारत की तरफ पहुंचे थे, इस्लाम के नाम पर वो भारत में प्रसार करने आए। हमारी संस्कृतियों को, हमारे शिलालेखों को, हमारे पन्नों को, हमारे उन ताम्रपत्रों को जिस पर मनुस्क्रिप्ट्स को, जिन पर हम चीजें लिखा करते थे, उन्हें खत्म कर दिया गया ताकि भारतीय इन चीजों को भूलते चले जाएं। लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा आज तक जिसे मिटाया नहीं जा सका वो जीवंत वृतांत है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत और आज के पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास विकसित हुई। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा कि दुनिया में अगर सबसे पुरानी सभ्यताओं की जब चर्चा की जाती है तो सबसे पुरानी चर्चाओं में मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम लिया जाता है, जो कि ईसा के जन्म से 3500 साल पुरानी मानी जाती है। आज हम 2025 में हैं। 2025 प्लस 3500 यानी 5500 साल पुराना तो इंसान का ज्ञात इतिहास है जिसके एविडेंस मिल गए हैं। आप पूछेंगे तो हम ये जो कहानियां सुनते हैं इतने साल पहले ये हुआ था, बस यही कह सकते हो कि आपके पास एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। एविडेंस मिल जाएंगे तो शायद आपको और भी पुराना इतिहास मिल जाएगा। और है, दुनिया के ज्ञात इतिहास में पाषाण काल के युगों का इतिहास है, जब लोग केव्स में रहा करते थे। केव्स की ड्राइंग्स हैं जिन्हें देखकर हजारों साल पुरानी जानकारियां मिलती हैं। लेकिन जब सभ्यता के पुराने होने की बात कही जाती है कि इंसान सिविलाइज्ड होकर कभी अच्छे से रहा करता था, तो उसके इतिहास में निकलकर मेसोपोटामिया सभ्यता का जिक्र आता है, जो कि आज के इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में विकसित हुआ था। इसी के साथ साथ जब दूसरी सभ्यता की बात की जाती है तो उसे इजिप्ट की सभ्यता, जहां पे आप स्तूपास देखते हैं, नील नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता को देखते हैं। नील नदी के किनारे बसी हुई इसी सभ्यता को आज के समय में चर्चा में लिया जाता है। आज जब नील नदी का जिक्र होता है और कहा जाता है कि आज के समय पर नील नदी और स्तूपास के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, तो पता चलता है कि नदी ने कभी अपना रास्ता छोड़ दिया होगा। इसका मतलब दूसरा पॉइंट समझिए, जहां पहला पॉइंट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में था, सेकंड पर हमें इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, और थर्ड नंबर पर दुनिया का जो ज्ञात इतिहास है उसके अंदर थर्ड नंबर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज के समय से, आज हम 2025 में हैं, तो 2025 प्लस 2500 साल, तो लगभग 4500 साल पुरानी बताई जाती है। तो हमारा जो ज्ञात इतिहास सिविलाइजेशन का है, मैं अगेन बोल रहा हूं, इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, सभ्यता की बात कर रहा हूं, लोग सिविलाइज्ड तरीके से जो रहा करते थे उसकी बात कर रहा हूं, वो 4500 साल पुराना तो सिविलाइजेशन का इतिहास हमें प्राप्त है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब आपको ये जो पुराना और नया शब्द है, इसी को लेकर के एक टर्मिनोलॉजी इतिहास में यूज होती है जिसका नाम है एडी और बीसी। जनरली आप इसे लिखा देखते हैं एना डोमिनी और बीसी बिफोर क्राइस्ट। ये जो दो शब्द हैं, एडी आज के रेफरेंस में यूज किया जाता है, आप 2025 एडी के अंदर रह रहे हैं, यानी कि क्राइस्ट के 2025 साल बाद आप रह रहे हैं, यीशु के जन्म के 2025 साल बाद आप रह रहे हैं। आज से 2025 साल पहले यीशु का जन्म हुआ था। और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु के जन्म से इतने साल पहले। अर्थात इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं लिखता हूं 100 बीसी, तो 100 बीसी का मतलब क्या है? यीशु के जन्म से बिफोर क्राइस्ट 100 साल पहले, तो 100 प्लस आज आप 2025 एडी में रह रहे हैं।
तो आप कुल मिलाकर के 2125 साल की बात कर रहे हैं। आप 2125 साल पुरानी बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हो। इसी तरह से आज इस बीसी शब्द को बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। बीसी को सेक्युलर बनाने के चक्कर में अब किताबों में आप बीसीई लिखा देखते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और जो एडी है इसे आप सीई लिखा देखते हैं, दैट इज कॉमन एरा। तो ये जो एडी है, जो पहला एना डोमिनी हुआ करता था, एना डोमिनी बोले तो यीशु के जन्म के बाद, इसको आजकल सीई दिखाया जा रहा है सेक्युलर टर्मिनोलॉजी में, और बीसी को बिफोर कॉमन एरा बीसीई दिखाया जा रहा है। तो आज जब हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, तो हम बात करते हैं 2500 बीसी की। तो 2500 बीसी का मतलब हुआ कि ये आज से, मतलब बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट से 2500 साल पहले, और आज हम 2025 एडी में हैं, इस वजह से आप इसे 4525 साल पुरानी सभ्यता मानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा पनपी हो। नंबर दूसरा, इतिहास से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। नंबर तीसरा, हमारा जो ज्ञात सिविलाइजेशन का इतिहास, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। हम अपनी क्लासेस के सारे कंटेंट को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करके आपको उपलब्ध कराते हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से मैप्स होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित सारे तथ्य आपके सामने तस्वीरों के साथ, मैप्स के साथ, लिखित भाषा के साथ, जो हमारे साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों रूप में उपस्थित होती है, उसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सब की विस्तृत व्याख्या आपके साथ क्लास में की जाएगी। एक एक जानकारी हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। मैप के माध्यम से आप इसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। कल के लेक्चर में जनरली हमारे सेशन का जो समय है वो 30 से 35 मिनट के बीच का होता है। ऐसे में जब आप कल मिलेंगे तो कल की जो ये क्लासेस हैं ये कंटिन्यू वहां पर होंगी। आज का ये सेशन आपको बताने के लिए था क्लासेस कैसे होंगी, कहां होंगी, क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं। कल के सेशन में आपको बताया जाएगा कंप्लीट आपका सिलेबस, साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन कल के क्लास में आपसे डिस्कस की जाएगी। कल की क्लास के लिए आप अपने आप को अभी जाकर जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से एनरोल कर लें, और ये पूरा कंटेंट जो हम कल पढ़ने वाले हैं इसे भी आप वहां से डाउनलोड कर लें। इसकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी डाल दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है तो आपके लिए एक टेस्ट भी मैंने रखा है, एक बार के लिए उसे भी जज कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, उसे भी मैंने लिंक में पिन कर दिया है। तो जिस पेज पर आप जाएंगे वहां पर आप इन तीनों में से फ्री पीडीएफ, आपको लगता है कि आपको इंडस वैली बढ़िया से आती है तो उसका एक फ्री टेस्ट, और आपको ये कंटेंट चाहिए और इसके बाद की क्लासेस अगर चाहिए तो उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर अपने आप को वहां से एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, बताएं कि आप हमसे और क्या अपेक्षा करते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भविष्य में आपको और खूबसूरत अंदाज में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं, और हमारे जो ये पढ़ाए गए कंटेंट हैं इन्हें भी आप उपलब्ध कर पाएंगे। सारा जो कंटेंट यहां दिख रहा है ये पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कल पढ़ के आइएगा, इसके ऊपर प्रॉपर फिर चर्चाएं अच्छे से की जाएंगी। थैंक यू सो मच।